देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2.5 महीने बाद जम्मू कश्मीर में सरकार फिर से बन रही है। वही बीजेपी और पीडीपी की ही सरकार बन रही है, लेकिन बदले हुए हालात में बीजेपी के विधायकों की महत्वाकांक्षाएं जरूर बढ़ गई हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि दांव पेच अभी भी कई जगहों पर फंसे हुए हैं। इधर शनिवार को दोनों ही पार्टी के पीडीपी और बीजेपी के विधायक राज्यपाल से मिलने वाले हैं। बिगड़ी बात करीब करीब बन गई थी, लेकिन बनते बनते एक बार फिर बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका था। जम्मू में बीजेपी विधायकों की बैठक में निर्मल सिंह को एक बार फिर से विधानसभा में पार्टी का नेता चुना गया। तय हुआ कि महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनेगी और निर्मल सिंह एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। श्रीमान निर्मल सिंह जी जो बिलावर से हमारे विधायक हैं, वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है एक प्रस्ताव रखा गया था, वो सर्वसम्मति से जो है वो पारित हुआ। सर, आपको फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो कब क्या लग रहा है कितनी जल्दी गठन हो जाना चाहिए? अभी कंसल्टेशंस हो रही हैं। लग रहा था कि पीडीपी से बीजेपी के गठबंधन का मसला हल हो गया है, लेकिन बीजेपी के विधायकों की मांगों के चलते एक बार फिर मामला जहां का तहां अटक गया। बीजेपी विधायकों ने मंत्रिमंडल में बराबर कैबिनेट और राज्य मंत्री की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी चाहती है कि उन्हें मंत्रिमंडल में अहम विभाग भी मिले। विधायक चाहते हैं कि फाइनेंस, प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट और गृह राज्य मंत्री का ओहदा बीजेपी को मिले। इस नए पेज पर बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिल बैठकर बातचीत करने का फैसला किया है। बीजेपी के विधायक भले ही बराबरी के हक की मांग कर रहे हों, लेकिन पार्टी इस बात से इनकार कर रही है। दोनों दलों में कहीं कोई मतभेद है। हम लोग माननीय गवर्नर साहब के पास दोनों पार्टी के लोग जो हैं वो इकट्ठे जाएंगे और अपने जो दोनों पार्टियों का जो समर्थन है सरकार बनाने के विषय का, वो हम उनके सामने जो है वो रखेंगे। बीजेपी विधायक नहीं चाहते कि इस बार पहले वाला फॉर्मूला लागू किया जाए। मुफ्ती मोहम्मद सईद कैबिनेट में उनके समेत 25 मंत्री थे, जिसमें 16 कैबिनेट मंत्री थे और 8 राज्य मंत्री। सरकार में पीडीपी के कोटे से 10 कैबिनेट मंत्री थे और बीजेपी के 6 कैबिनेट मंत्री, जबकि 8 राज्य मंत्री में से बीजेपी के 5 और पीडीपी के 3 मंत्री थे। लेकिन इस बार बीजेपी विधायक महबूबा मंत्रिमंडल में 50-50 का शेयर चाहते हैं। इस वक्त विधानसभा में पीडीपी के पास 27 विधायक हैं, जबकि बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के कुल 28 विधायक। बीजेपी विधायकों का तर्क है कि दोनों पार्टियों के पास करीब करीब बराबर की ताकत है, तो फैसला भी बराबरी के आधार पर होना चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी विधायक राज्यपाल से मिलने नहीं गए। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के नेताओं को आज अलग अलग जो है राज्यपाल एनएन वोहरा को मिलना था, मगर बीजेपी ने अभी डिसाइड किया है कि वो गवर्नर एनएन वोहरा को आज नहीं मिलेंगे और कुछ इश्यूज हैं जो कि बीजेपी और पीडीपी को बैठकर ये डिसाइड करने हैं कि जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट किए जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और गठबंधन में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले राम माधव ने बताया कि उनकी पार्टी ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मिलने का वक्त नहीं मिला। राज्यपाल से मिलने से पहले दोनों पार्टी आपस में बैठक करेंगी, फिर राज्यपाल से मिलेंगे। हमने कोई टाला नहीं है। राज्यपाल से मिलने का समय अभी तक हमारा पार्टी ने मांगा नहीं है। आज थोड़ा और चर्चा करने के बाद मांगेंगे। हम दोनों पार्टियां मिलकर राज्यपाल के पास जाएंगे, समय मांग कर जाएंगे। बीजेपी का बदला हुआ रुख देखने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी राज्यपाल से अपनी मुलाकात टाल दी। इस ताजा घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि अभी बीजेपी और पीडीपी में सिर्फ बातें हुई हैं, न तो दिल मिले हैं और न ही बात पक्की हुई है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। दिलचस्प रहा अब की बार महबूबा सरकार, क्योंकि कभी हाँ कभी ना इसी में फंसे रहे बीजेपी और पीडीपी के रिश्ते। किसी न किसी बात पर मामला लटका रहा। इधर बीजेपी ने इस बार कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। ना राम माधव ने, ना अमित शाह ने कोई भी पहल की अपनी तरफ से। आखिरकार महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली और रिश्तों पर जमी बर्फ को तोड़ती दिखाई दी। रिश्तों के बीच जमी बर्फ को पिघलाने की पहल की थी महबूबा मुफ्ती ने।
जब उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लगा कि 2.5 महीने से बीजेपी और पीडीपी के बीच जो कभी हाँ और कभी ना की रवायत चल रही है वो खत्म हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती भी मोदी से इस मुलाकात के बाद गदगद थी, भविष्य के सपने देख रही थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत ही पॉजिटिव हमारी आज की मीटिंग रही। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग और पिछले जो 2-2.5-3 महीने से थोड़ा सा स्टेलमेट वगैरह चल रहा था, तो आज मैं मुतमईन हूँ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने के बाद। इस नई पहल से हलचल बीजेपी खेमे में भी हुई। जरूरतों का रिश्ता अगर उधर था तो इधर भी कुछ कम नहीं। को महबूबा मुफ्ती के घर पीडीपी विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर चर्चा हुई। साथ ही महबूबा मुफ्ती को विधायक दल का नेता और सीएम कैंडिडेट भी चुना गया। तमाम सीनियर लीडर मिले और उसमें जो मेंबरान असेंबली हैं उन्होंने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया कि महबूबा मुफ्ती जो है वो पार्टी के लीडर की हैसियत से चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए मुंतखब होनी चाहिए। इस नई हलचल के बीच बीजेपी और पीडीपी गठबंधन के बीच नई शर्तों की बात भी चलने लगी। बीजेपी महासचिव राम माधव ने साफ किया कि पीडीपी की तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई है। साथ ही साफ किया कि पीडीपी के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद के वक्त हुए गठबंधन के आधार पर सरकार बनाने में कोई समस्या नहीं है। अच्छी माहौल में बैठक जरूर हुई थी, पर महबूबा जी किसी प्रकार की विशेष मुद्दे या किसी शर्तें नहीं उठाई थी और एक गुडविल के माहौल में बैठक चली। कई दिनों से हमारे बीजेपी और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में 10 महीने तक मिलजुल कर सरकार चलाई थी। 7 जनवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद दोनों पार्टियों के बीच दूरियां बढ़ने लगी, लिहाजा सरकार बनने की कोशिशें नाकाम होने लगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद एक बार फिर नई सरकार की आहट आने लगी थी। एक दूसरे की संवेदनशीलता को और एक दूसरे की प्राथमिकताओं को समझ करके प्रदेश और राज्य के विकास के एजेंडा को लेकर के अपने आप को समर्पित करें। एजेंडा ऑफ लाइफ सेम रहेगा। एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट है ये, विकास विकास और विकास। अगर सब कुछ सही दिशा में चलता तो 29 मार्च को महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेती। लेकिन अब जो कुछ भी तय होगा वो दोनों पार्टियों की बैठक में तय होगा। इंतजार कीजिए तब तक। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। ये सत्ता का तकाजा है। जी हाँ, सत्ता, वरना बीजेपी और पीडीपी में कोई भी बात आपस में मेल खाती हुई दिखाई देती नहीं है। पिछली बार अपमान के न जाने कितनी बार घूंट पीने पड़े थे बीजेपी को, और शायद इसीलिए इस बार बीजेपी सरकार बनाने वक्त एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी गठबंधन की सरकार आरएसएस का बरसों पुराना सपना था, जो पिछले साल 1 मार्च को साकार हुआ था। सरकार तो आगे बढ़ी, लेकिन बीजेपी को इस गठबंधन में रहते हुए कई बार अपमान का घूंट भी पीना पड़ा। कश्मीरी अलगाववादियों से पीडीपी की हमदर्दी बीजेपी को भारी पड़ने लगी। कई बार बीजेपी को उठते सवालों का जवाब देना भारी पड़ गया, लेकिन ऐसा भी हुआ जब पीडीपी को बीजेपी के दबाव में एक्शन लेना पड़ा। अलगाववादी नेता मसर्रत की गिरफ्तारी इसकी सबसे बड़ी नजीर थी। बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन 10 महीने तक चला, लेकिन 7 जनवरी को मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। उनके निधन के बाद ये तय माना जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती पिता की जगह लेंगी, लेकिन बीजेपी अब नए सिरे से गठबंधन पर बात करना चाहती थी। बीजेपी और पीडीपी के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, खटास बढ़ती गई। 2.5 महीने तक हालात जस के तस रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में सत्ता की चाहत ने एक बार फिर दोनों दलों को एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया। महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इसकी पहल कर दी। भले ही बीजेपी विधायकों की महत्वाकांक्षाएं जोर मार रही हैं, फिर भी उम्मीद यही है कि भले ही थोड़ी देर लगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी पीडीपी सरकार बन जाएगी। अब फैसले में इतनी देरी पर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। 2.5 महीने के लिए आपने किस बात के लिए इंतजार किया? क्या आपकी सीबीएम्स जो हैं वो पूरी हुई हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपकी शर्तें मान ली हैं? सबसे बड़ा उनने जो अलायंस है उसका तो डेवलपमेंट एजेंडा है। तो भारत सरकार यदि ईमानदारी से उस एजेंडे को लागू करेगी तो मैं सोचता हूं कि कश्मीर के सवाल को हल करने में एक रास्ता निकलेगा, एक समाधान निकलेगा। ये 2-2.5 महीने का टाइम लेने की क्या जरूरत थी?
मुफ्ती साहब के इंतकाल के बाद हमें उम्मीद थी कि बहुत जल्दी सरकार बनेगी और राज्य को एक स्थायी सरकार मिलेगी, लेकिन उसमें इतना टाइम लग गया, पता नहीं क्या मतभेद थे, क्या बातें थी, इतना वक्त लगा दिया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी सरकार बनने के राह में एक बाधा हटती है तो दूसरी सामने आ जाती है। बहरहाल बीजेपी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि बात बन जाएगी। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात दिल्ली की और दिल्ली की उस घटना की जिसको सुनकर आप टहल जाएंगे। कितना भी डर और गुस्सा लगे, लेकिन इन सब के बीच आपकी आंखें नम हो जाएंगी। भारत और बांग्लादेश का रोमांच क्रिकेट मैच का खत्म हुआ था, जिसके बाद एक पिता और उसका बेटा एक साथ क्रिकेट खेल रहे थे। वहां पर कुछ लड़के पहुंचे, फिर क्या हुआ, कैसे क्रिकेट से बढ़ती हुई बात कत्ल तक पहुंच गई, देखिए। राजधानी दिल्ली में सरेआम हत्या। घर में घुसकर डॉक्टर को बनाया शिकार। मासूम बच्चे और पत्नी के सामने कत्ल। जमीन पर पड़ी ईंट, टूटा कांच और स्टंप का बचा हुआ हिस्सा आधी रात की खौफनाक वारदात की गवाही दे रहा है। हमलावरों ने राजधानी दिल्ली के विकासपुरी इलाके के इसी घर को निशाना बनाया। जबरन घर के अंदर 15 से 16 लोग दाखिल हो गए। इसके बाद कातिलों की टोली ने एक निहत्थे इंसान को पहले दबोचा, उसके मासूम बच्चे और मजबूर बीवी के सामने डॉक्टर पर टूट पड़े। घसीटते हुए रॉड, ईंट, विकेट और डंडों से पीटते रहे। तब तक मारा जब तक डॉक्टर पंकज नारंग निढाल होकर गिर न गए। वारदात जितनी खौफनाक है, उसकी वजह उतनी ही मामूली थी। बुधवार की रात वो विकासपुरी के अपने घर में परिवार के साथ बांग्लादेश भारत का मैच देख रहे थे। रोमांचक मैच में जीत की खुशी में बालकनी में चले आए और अपने बेटे और भतीजे के साथ उस जीत के रोमांच में क्रिकेट खेलने लगे। खेल के दौरान बेटे ने बल्ला घुमाया तो बॉल बालकनी से नीचे जा गिरी और बाइक सवार एक लड़के नसीर को लगी। इस मामूली सी बात पर वो बुरी तरह भड़का और डॉक्टर से उलझ पड़ा। दोनों तरफ से कहासुनी होने लगी। तीखी बहस के बाद पंकज नारंग बच्चे के साथ घर वापस लौट आए, मगर नासिर बदले की आग में जलने लगा। चंद मिनट के बाद ही वो दोबारा वापस लौटा। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ 15 से 16 लड़के भी मौजूद थे। भीड़ में नासिर की मां भी शामिल थी। ये इनके ऊपर इन्होंने पूरा अटैक किया और जीजा और साले दोनों को बुरी तरह से पीटा। जीजा तो किसी तरह से बच गए और उनको ही आनंद हॉस्पिटल के सामने इतनी बुरी तरह से मारा है, बिल्कुल टोटल, मतलब उनको जान से मारने के उद्देश्य से उनको मारते रहे जब तक कि बेहोश होकर गिर नहीं गए हैं। और सर पर इतनी बुरी तरह से मारा उनको जब तक वो डेड नहीं हो गए। पंकज के घर में वापस दाखिल होने के महज 5 मिनट के अंदर ही हमलावरों की टोली ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। डॉक्टर नारंग को देखते ही भीड़ ने हॉकी स्टिक, डंडे, रॉड, ईंट बैट से मारना शुरू कर दिया। पंकज का साला बीच बचाव करने बाहर निकला, लेकिन उस पर भी कातिलों ने हमला कर दिया। उससे भी गंभीर चोटें आई हैं। आधे घंटे तक हमलावरों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पंकज के मासूम बच्चे और पत्नी के सामने ही उसे अधमरा कर दिया। हैरानी तो ये कि वारदात के दौरान परिवार पड़ोसियों से मदद मांगता रहा, लेकिन कोई बाहर तक नहीं निकला। तो मोटरसाइकिल सवार पास में ही अपने जो जहां पर इनका कैंप है, जेजे कैंप, वहां से अपने कुछ साथियों को लेकर के आए और इनके साथ इन्होंने मारपीट की। मारपीट में इनके सर में काफी ज्यादा चोट लगी थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में इनका इलाज के दौरान डेथ हो गई। आनंद फानन में पत्नी और घायल साले ने डॉक्टर पंकज को अस्पताल में दाखिल किया, लेकिन तब तक खून शरीर से रिश्ता रहा। डॉक्टर पंकज की हालत लगातार बिगड़ती रही। नब्ज डूबी तो फिर वापस न लौटे। एक तो चल ही रहा था उस समय, तो उसको तो उन्होंने फिर बिठा लिया। चोटें कहाँ लगी थी? उनको हेड इंजरी थी और मुंह से भी खून आया था, चेहरा भी नहीं पहचाने में आ रहा था अच्छी तरह। उसके बाद फिर पल्स ठीक थी उस समय, पर मैंने कहा ही इज वेरी सिक। तो ये है राजधानी दिल्ली के बेलगाम गुस्से की भयावह सूरत। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिल्ली के गुस्से का क्या करेंगे? क्या करेंगे उन लोगों का जो बर्दाश्त करने की शक्ति ही खो बैठे हैं, जो छोटी छोटी बातों पर
बाजू खींचकर समाज के लिए घातक बन जाते हैं। इसके साथ ही उन पड़ोसियों को क्या कहेंगे जो आत्मा हिला देने वाली चीख सुनते रहने के बाद भी कान में तेल डाले बैठे रहे, जिनकी इंसानियत उनके ड्राइंग रूम की खिड़कियों से झांकती रही। दिल्ली के विकासपुरी में डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या से कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त पड़ोस में कई लोग मौजूद थे, बावजूद इसके कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। बहरहाल अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कैमरन वाहिद और मनोरंजन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। 15 से 16 आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बाकियों को कब पकड़ेगी पुलिस? लेकिन इसी के साथ इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब ये लड़के एक साथ इकट्ठा होकर 15 से 16 निकल रहे थे एक शख्स को पीटने के लिए सरेआम, डर और खौफ क्यों नहीं था पुलिस का? कारनामे काले और नकाब सफेद, यही वो अनदेखे चेहरे हैं जिन्होंने उस रात हैवानियत की हदों को पार करते हुए डॉक्टर की जान ले ली। आधी रात की हत्या के आरोपियों की तादाद तो गिनी जा सकती है, लेकिन उस वहशीपन की कोई गिनती नहीं जो उस रात इन्होंने ढाए। कभी हॉकी स्टिक से वार तो कभी ईंट से सर पर मार, कभी विकेट से प्रहार। जितनी हैरान करने वाली हत्या की वजह है, उतनी ही हैरान करने वाली हत्या के आरोपियों की उम्र भी है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को दबोचा है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 नाबालिग होने की वजह से हिरासत में है। पुलिस की कैद में नीले रंग की चेक शर्ट पहने ये शख्स नासिर खान है। पुलिस इसे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस ने इसकी मां केसर को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। देखिए, अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से और जो अभी तक के हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पे हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 4 लोग जो कि जुवेनाइल हैं वो उनको अपरहेंड किया गया है। तो लगभग पूरा हो चुका है, परंतु हम अभी भी बाकी सारे सबूत जुटा रहे हैं। अगर और भी इसमें किसी की भी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उन्हें भी अरेस्ट करेंगे। पुलिस की पकड़ में 4 नाबालिग की उम्र 17 से 18 साल के बीच है, जबकि गिरफ्तार किए गए गोपाल सिंह की उम्र 21 साल, मुख्य आरोपी नासिर की उम्र 23 साल, तीसरे आरोपी आमिर खान की उम्र 20 साल, जबकि एक और शख्स आमिर की उम्र भी 20 साल ही बताई गई। वो चौथा आरोपी है। पुलिस ने उस बाइक को भी कब्जे में लिया है जिस पर नासिर सवार था। इस वक्त हम विकासपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। दरअसल ये वही बाइक है जो इस क्राइम में यूज हुई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। जिस तरह से विकासपुरी में डॉक्टर का मर्डर किया गया, इसी पर ये बताते हैं कि नासिर और एक जुवेनाइल आए थे और रात के वक्त 12:30 के आसपास उनके घर के बाहर ये जो है झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद नासिर अपने दोस्तों को लेकर आया और उन्होंने जाकर जो डॉक्टर पंकज नारंग है उनकी पिटाई की। इस वारदात में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जहां माँ बाप बच्चों को बुरे कर्म से रोकते हैं, वहीं इस वारदात में मास्टरमाइंड नासिर की मां खुद जुर्म में शामिल थी। यहां तक कि पंकज के घर पर हमले के वक्त भी वो साथ थी। जो मेजर है उनके नाम है गोपाल सिंह, नासिर खान, दूसरा आमिर खान, और एक इसमें लेडी भी है मयस्सर, दूसरा एक और आमिर खान है। इनको मिलाकर के 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं और 4 जुवेनाइल हैं जो कि अपहरण किए गए। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी लोगों को धर दबोचा, लेकिन सिर्फ इससे ही पुलिस की जवाबदेही खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस गंभीर सवालों के घेरे में है। क्या दिल्ली में लोग घर के अंदर भी महफूज नहीं? मौकाए वारदात में देरी से पुलिस क्यों पहुंची? क्या गुंडों में कानून का खौफ नहीं? अपराधियों को कत्ल करने की हिम्मत कहां से मिली? बहरहाल डॉक्टर पंकज कत्ल कर दिए गए, अपने पीछे मासूम बच्चा और पत्नी को छोड़ गए। जरा सोचिए इस मासूम को किस बात की सजा मिली। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके राज में ऐसी घटना कि आंखें शर्म से झुक जाएं। एक महिला अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो गई। जब अस्पताल प्रशासन से पूछा गया तो साहब ये बताते रहे, उल्टा धमकी उस महिला को देते रहे। वहीं पर बाहर में अस्पताल के वो तड़पती रही। इन तस्वीरों को देखिए। सवाल यही है कि वसुंधरा राजे, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? ये महिला बेबस लाचार सड़क पर पड़ी है। उसका मासूम बच्चा मां की उंगली थामे इर्द गिर्द घूम रहा है। इस मजलूम के अपने लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुश्किल हालात से जूझती इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।
इसे खून की कमी थी, लेकिन गुर्बत के मारी इस महिला को अस्पताल वालों की बेगैरती और उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये का खामियाजा भुगतना पड़ा। महिला का इलाज जहां अस्पताल के अंदर होना चाहिए था, वो सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ी रही। वहीं पर खून चढ़ता रहा। 1 घंटे तक वो सड़क किनारे तड़पती रही। तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां की मुखिया खुद एक महिला है। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत सरकार महिलाओं की मदद के दावे करती है। 2011 से ही ये योजना लागू है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल जुदा हैं, शर्मिंदा करती हैं, उपहास उड़ाती हैं उन सरकारी योजनाओं की जो शायद पूरी तरह अमल में आ ही नहीं पाते। जैसलमेर के राजकीय जवाहिर चिकित्सालय ने इस महिला को यह कहकर जोधपुर रेफर कर दिया कि यहां उसका इलाज नहीं हो सकता, और तो और उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया, जबकि उस वक्त प्रसूता को खून चढ़ाया जा रहा था। वो बेहद कमजोर थी। बाद में खून मां छोकरा निकाल दियो। ठीक है। निकाल वो चाड़ जाओ जोधपुर जाओ। गाड़ी भी कोई व्यवस्था नहीं। आपको ज्यादा इतना लग रहा है, आपको जो करना है हमारा स्टाफ फिर जो तरीका अस्पताल के सीएमओ साहब प्रसूता की सुध लेने के बजाय मीडिया पर ही बरस पड़े। कहने लगे उन्हें इस नौकरी की परवाह नहीं, दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे। वाह, सब कुछ कर लेंगे लेकिन सवालों के जवाब नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। आपको जो करना है हमारा स्टाफ फिर जो तरीका अपनाएगा, हमें यहाँ नहीं दूसरी जगह नौकरी मिल जाए। डॉक्टर साहब भले ही इंसानियत का तकाजा भूल गए हों, लेकिन सड़क किनारे लेटी इस महिला को देखकर राहगीरों का दिल पसीज गया। पैसे इकट्ठा किए, किराए की गाड़ी मंगवाई और इसे जोधपुर भेजा। अब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं मामले पर गौर करेंगे। अगर बात में तथ्यों में कोई बात है तो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है। इसको विभाग बड़ी गंभीरता से लेगा। सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सख्त से सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए उससे सख्त कार्रवाई करें। इस एक मजलूम की मदद तो लोगों ने कर दी, लेकिन न जाने ऐसी और कितनी होंगी जो मदद की आस में होंगी, सरकारी मशीनरी और योजनाओं से राहत के इंतजार में होंगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर Hello everybody.